सेठ गिरधारी लाल कालबा गांव का नामी जमींदार था। उसके पास कई विशाल खेत थे जिनमें काम करने के लिए उसने ढेर सारे मजदूर रखे थे। सेठ बहुत ही कंजूस था, लेकिन यह आम कंजूसों जैसा नहीं था। उसे अपनी कंजूसी में बड़ा आनंद आता था, खासकर तब जब वो मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी नहीं देता था या किसी बहाने से भुगतान को अगले दिन पर टाल देता था। बेचारे मजदूर उसकी चालाकियों से वाकिफ थे, मगर फिर भी चुप रहते थे, इस डर से कि कहीं उनकी मजदूरी और कम ना हो जाए। चालाक सेठ गिरधारी लाल खासकर शुभ अवसरों या त्योहारों का इंतजार करता था। ऐसे दिनों में वह मजदूरों को बुलाकर केवल उनकी मजदूरी का एक हिस्सा ही देता था, ताकि वे उससे बहस न कर सके। मजदूर भी इस आधी अधूरी मजदूरी से थोड़े खुश हो जाते थे, यह सोचकर कि कम से कम आज तो पेट भर खाना मिलेगा। वे उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया चुका देगा। आखिरकार सेठ के पास ढेर सारा धन था और मजदूर सोचते थे कि वह इतना गरीब नहीं हो सकता कि उनकी मेहनत की मजदूरी न दे। एक दिन सेठ गिरधारी लाल मवेशी खरीदने शहर के मासिक बाजार में गया। उसकी गाय अब उतना दूध नहीं दे रही थी जितना पूरे घर के लिए पर्याप्त हो। बाजार में उसने 2 अच्छी गायें देखी और मोल भाव करके उनका दाम भी तय कर लिया। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी पैसों की मखमली थैली तो घर पर ही छूट गई है। वह दुविधा में पड़ गया। उसे पता था कि गायों का मालिक सुधाकर अगले दिन तक इंतजार नहीं करेगा और उन्हें किसी और को बेच देगा। सेठ ने सोचा कि किसी तरह से पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि वह उसी दिन गायों को घर ले जा सके। गिरधारी लाल बाजार के पास ही एक महाजन की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक महाजन मिला, लेकिन वह बिना किसी जमानत या सुरक्षा के उधार देने को तैयार नहीं था। सेठ के पास उस समय एक चांदी की कतर थी जिसे उसके दादा ने भेंट में दी थी। डाकुओं के डर से वह इसे हमेशा अपने पास रखता था, खासकर जब वह घर से बाहर जाता था। सेठ गिरधारी ने महाजन को वह कतर दिखाते हुए कहा, ये हमारी पुश्तैनी धरोहर है, मेरे दादा की अमूल्य भेंट है, लेकिन आज मैं मजबूरी में इसे जमानत के रूप में देने को तैयार हूं। महाजन ने कतर की जमानत पर सेठ को उतना ऋण दे दिया जितनी उसकी जरूरत थी। सेठ ने उधार ले लिया और वादा किया कि वह जल्द ही ऋण चुकाकर अपनी कतर वापस ले जाएगा। उसके बाद सेठ गिरधारी लाल बाजार से गायों को खरीदकर गांव ले आया। कई सप्ताह और महीनों तक उसने महाजन का ऋण चुकाने का नाम तक नहीं लिया। महाजन धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करता रहा, सोचता रहा कि आखिर उसकी चांदी की कतर का क्या करे, क्या उसे बेचकर अपना पैसा वसूल ले। लेकिन फिर उसे यह चिंता सताने लगी कि कतर बेचने पर लोग क्या कहेंगे। यदि यह बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए महाजन ने चुप रहना ही बेहतर समझा और सेठ के पास अपने नौकर को भेजने का निर्णय लिया। नौकर जब जमींदार के घर पहुंचा तो सेठ गिरधारी लाल घर पर नहीं मिला, इसलिए नौकर को खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद महाजन ने फिर से नौकर को भेजा, परंतु इस बार भी सेठ नहीं मिला क्योंकि वह बीमार होकर आराम कर रहा था। सेठ के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन ने सोचा कि सेठ को संदेश मिलते ही वह स्वयं ऋण लौटाने के लिए आएगा, परंतु कुछ और दिन बीत गए और जब सेठ नहीं आया तो महाजन ने एक योजना बनाई। अगली बार जब उसकी हजामत करने के लिए नाई सुखराम आया तो महाजन ने उसे पूरी कहानी बता दी और यह भी कहा कि सेठ की कतर कहीं खो गई है। महाजन को पता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और यह बात जल्दी ही गांव में फैल जाएगी कि सेठ ने अब तक अपना ऋण नहीं चुकाया और उसकी चांदी की कतर भी गायब हो गई है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। खबर जल्द ही आसपास के गांवों में फैल गई। जब सुखराम नाई सेठ के घर आया तो उसने यह खबर उसे भी सुना दी। गिरधारी लाल अब तक इस बात से बेफिक्र था कि उसने महाजन का कर्ज नहीं चुकाया है, क्योंकि उसे लगता था कि इस बात को कोई और नहीं जानता। लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि गांव के लोगों को उसके ऋण के बारे में पता चल गया है तो उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने तय किया कि वह महाजन के पास जाकर कहेगा, अगर पैसे चाहिए तो मेरी कतर लौटा दो। हालांकि उसे यकीन था कि महाजन कतर खो जाने के कारण उसे कुछ भी लौटाने में असमर्थ होगा, लेकिन अपनी योजना के अनुसार वह महाजन के पास एक पैसों से भरी थैली लेकर पहुंच गया। जब महाजन ने बताया कि उसकी कतर चोरी हो गई है तो सेठ ने खूब हो हल्ला मचाया।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन मानेगा कि महाजन ने जमानत के लिए कतर रखी थी, और फिर भला महाजन के घर से कतर कौन चुराएगा। यह कहकर सेठ ने महाजन का मजाक उड़ाते हुए जोर से ठहाका मारा ताकि और भीड़ इकट्ठा हो जाए और उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। जब घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई तो जमींदार ने फिर से महाजन पर जोर डालते हुए कहा, क्यों नहीं अंदर जाकर कतर ढूंढते। सेठ गिरधारी लाल को पूरा यकीन था कि महाजन अंदर जाकर जल्दी ही लौट आएगा और कहेगा कि कतर तो मिली ही नहीं, जिससे उसे उधार का पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। महाजन दबे पांव अंदर गया, लेकिन वह काफी देर तक बाहर नहीं आया। इस दौरान गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली पैसों की थैली दिखा दिखाकर भीड़ को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह पूरी ईमानदारी से ऋण लौटाने का इरादा रखता है। उसे अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करना था। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कतर मिल गई। यह रही। मैंने ही इसे सुरक्षित रखा था, लेकिन भूल गया था कि कहाँ रखी थी। अब क्या आप मेरा वो पुराना ऋण चुका देंगे जो इतने दिनों से बाकी है। महाजन ने यह बात इतनी जोर से कही कि पूरी भीड़ ने सुनी। अब बेचारा सेठ गिरधारी लाल अपने ही जाल में फंस चुका था। मजबूरी में उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चुकाना पड़ा। लोगों ने देखा कि वह शर्मिंदगी से मुंह छुपाकर सिर झुकाए हुए वापस जा रहा था। उसकी इस हरकत पर लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, लेकिन जमींदार ने सिर उठाकर किसी की ओर नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक कड़वी सीख मिल गई थी। उसके खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अब समय पर मजदूरी मिलने लगी थी और उनका जीवन कुछ बेहतर हो गया था। रंगपुर गांव में एक चतुर महिला विमला रहती थी। उसके पति की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी। विमला का एकमात्र पुत्र था सोमनाथ, जो एक नवयुवक था। सोमनाथ अत्यंत परिश्रमी और सत्यनिष्ठ युवक था। उसके पास अपने पिता से मिली थोड़ी खेती की जमीन थी, जिस पर वह हल चलाकर अपनी और अपनी मां की गुजर बसर करता था। खेती बाड़ी से उसे पर्याप्त आमदनी हो जाती थी, जिससे उसका जीवन यापन ठीक से चल रहा था। सोमनाथ को बचपन से ही बकरी का दूध अत्यंत प्रिय था, इसीलिए उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह अपनी बकरी से इतना लगाव रखता था कि रात को बिना बकरी का दूध पिए उसे नींद नहीं आती थी। इसके अलावा उसने कहीं आने जाने के लिए एक घोड़ा भी पाल रखा था। खेतों का काम निपटाने के बाद जो भी समय बचता वह अपनी बकरी और घोड़े की देखभाल में लगाता था। सोमनाथ जब वयस्क हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह कराने का निश्चय किया। सोमनाथ का ब्याह हो गया और नई दुल्हन इंदुलता जब घर आई तो मां अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी बहू घर का सारा कामकाज संभाल लेगी और उसे कुछ आराम मिलेगा। इंदुलता एक अच्छे स्वभाव की युवती थी, लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता था। कुछ दिन शांति से बीत गए, लेकिन धीरे धीरे सास ने घर के सारे काम बहू के जिम्मे सौंप दिए और खुद आराम करने लगी। इंदुलता निसंकोच घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी सास कभी कभी उसके काम में खोट निकालने में लगी रहती थी। इंदुलता बिना शिकायत किए अपना समय काटती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसकी स्थिति को समझेगा और सास को भी समझाएगा। लेकिन उसने महसूस किया कि उसका पति उसके साथ समय बिताने के बजाय अपनी बकरी के साथ ज्यादा समय बिताता है। खेतों से लौटकर वह अपनी पत्नी से दो मीठे बोल बोलने की बजाय अपनी बकरी की सेवा में जुट जाता था। सास के तानों और पति की अनदेखी से इंदुलता अत्यंत दुखी रहने लगी। उसने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। आखिरकार एक दिन तंग आकर इंदुलता ने घर छोड़ने का निर्णय लिया और अपने मायके चली गई। अब घर का सारा काम घर से बुद्धिमान सास को ही करना पड़ा। कुछ दिन बीते तो माँ बेटे दोनों को इंदुलता की कमी खलने लगी। एक दिन सोमनाथ की माँ ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बेटा, मुझे लगता है कि हमने बहू के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। हमें उसके साथ स्नेहपूर्वक पेश आना चाहिए था और तुम्हें भी अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय नहीं बीता है। मेरी बात मानो और बहू को वापस ले आओ। माँ की सलाह से प्रभावित होकर सोमनाथ ने कहा, माँ, तुम्हारी बात सही है ना, मुझे भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं कल सुबह ससुराल जाकर इंदुलता को ले आऊंगा। यह ठीक रहेगा कि तुम्हें भी ससुराल में कुछ दिन रहना होगा। माँ ने कहा,
ये तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है। सोमनाथ ने पूछा। वह क्या समस्या है? माँ ने उत्तर दिया। तुम्हें तो पता है कि मुझे रात को बकरी का दूध पीने की आदत है और इंदुलता के घर में बकरी नहीं है। वहां मुझे नींद कैसे आएगी? सोमनाथ ने समाधान प्रस्तुत किया। तुम ऐसा करो, घोड़े पर सवार होकर जाओ और अपनी बकरी को भी साथ ले जाओ। जब तक तुम ससुराल में रहोगे, बकरी का दूध पीते रहना। सोमनाथ ने अपनी माँ की बात मानते हुए अगली सुबह तैयार होकर नई पगड़ी पहन ली और घोड़े पर सवार हो गया। अपनी बकरी को साथ ले लिया। उसके ससुराल का गांव ज्यादा दूर नहीं था और उसने उम्मीद जताई कि दोपहर तक वह वहां पहुंच जाएगा। वह गांव के बाहर पहुंचा ही था कि रास्ते में एक अजनबी ने उसे आवाज दी। अरे पगड़ी वाले, जरा मेरी बात सुनो। अजनबी ने कहा। राम राम भैया, लगता है आप काफी दूर से आए हैं। मैं दूर गांव से हूं और श्यामनगर अपने ससुराल जा रहा हूं। अच्छा भाई, इस घोड़े के साथ जो बकरी है उसे आप कितने में दोगे? सोमनाथ ने कहा। यह बकरी 500 रुपये की है। अजनबी ने कहा। 500 रुपये बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे यह बकरी बहुत पसंद आई है। लो, 500 रुपये और घोड़े से उतारो, ये घोड़ा भी मेरा हो गया। सोमनाथ हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने सिर्फ बकरी ली है, घोड़ा नहीं? मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि घोड़े के साथ बकरी की कीमत कितनी है, यानी घोड़ा और बकरी दोनों की कीमत 500 रुपये हुई। तुम्हें घोड़े के साथ बकरी भी देनी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही 500 रुपये दे दिए हैं। वहां पर कई लोग इकट्ठा हो चुके थे और उन्होंने अजनबी की बात को मान लिया। अजनबी के चेहरे पर विजय का भाव था। अजनबी ने घोड़ा और बकरी लेकर आत्ममुग्धता से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तभी सोमनाथ ने उसे रुकने का इशारा किया और कहा, सुनिए भैया। अजनबी की आवाज सुनकर ठग रुक गया और बोला, क्या बात है? सोमनाथ ने कहा, सच्चाई यह है कि तुमने मेरा घोड़ा और बकरी पहले ही ले ली है। अब मैं किस मुंह से अपने ससुराल जाऊं? इसलिए मैं अपनी रेशमी पगड़ी भी तुम्हें बेचना चाहता हूं। इसके लिए मैं सिर्फ एक मुट्ठी चावल लूंगा। ठग ने सोचा कि आज तो बड़ा अच्छा दिन है। ये सोचते हुए उसने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, ठीक है, जब तुम इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हारी विनती को अस्वीकार नहीं कर सकता। सामने ही मेरा घर है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक मुट्ठी चावल दिलवा देता हूं। ठग ने अपने घर में जाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनती हो भाग्यवान, एक मुट्ठी चावल लाओ। मैंने इस अजनबी से उसकी पगड़ी एक मुट्ठी चावल के बदले में खरीद ली है। जब ठग की पत्नी चावल लेकर सोमनाथ की ओर बढ़ी तो सोमनाथ ने तुरंत उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और चाकू निकालकर उसकी मुट्ठी काटने की कोशिश की। ठग ने यह देखकर चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक मुट्ठी चावल के बदले में पगड़ी का सौदा कर चुका हूं। सोमनाथ ने जवाब दिया, तुमने मेरे घोड़े और बकरी के बदले पगड़ी का सौदा किया है, अब तुम्हें एक मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी नहीं चाहिए? यह सुनकर ठग के पैरों तले से जमीन खिसक गई। गांव के लोग सोमनाथ की चतुराई पर हैरान रह गए और उसे सराहा, मानो आज शेर को सवा शेर मिल गया हो। ठग ने सोमनाथ से कहा, मुझे माफ कर दो भैया, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ये लो तुम्हारा घोड़ा और बकरी, और ये 500 रुपये भी रख लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। सोमनाथ ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी दुष्टता की समाप्ति हो गई है। यह कहकर सोमनाथ अपने ससुराल की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते सोमनाथ अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और बताया कि उसकी मां भी उसका इंतजार कर रही है। इंदुलता ने अपने पति और सास के बीच हुए बदलाव को देखकर खुशी व्यक्त की। अगले दिन खुशी खुशी इंदुलता अपने पति के साथ ससुराल लौट आई। अब तीनों एक सुखी परिवार की तरह अपने घर में रहने लगे। आरती का इकलौता बेटा था जो परदेश जा बसा और वहीं एक विदेशी युवती से विवाह कर लिया। उसी दौरान आरती के पति भी इस दुनिया से विदा हो गए। अब आरती वृद्धाश्रम में रहती थी, जहां उसे रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। उसने धीरे धीरे खुद को वहां के जीवन के अनुसार ढाल लिया था। आरती का मन पौधों और पेड़ों के साथ समय बिताने में रम गया था। वह कभी पौधों को पानी देती तो कभी उनकी पत्तियों को संवारती। हर पत्ता, हर टहनी से उसका अटूट जुड़ाव हो गया था। अगर कोई पत्ता मुरझा जाता
तो आरती का दिल भी उदास हो जाता। वह अपनी सारी मेहनत से उसे फिर से हरा भरा करने की कोशिश में लग जाती थी। ये वृद्धाश्रम जबलपुर से कुछ दूर शांत वातावरण में बसा था, जहां कुल 200 लोग रहते थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको उनके अपने घरों में जगह नहीं मिल पाई थी। वहां हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी थी, अपनी दुख तकलीफों का सफर। पर अब वे सब आपस में हंसते मुस्कुराते समय बिता रहे थे। कोई अपने उम्र भर के अनुभव बांटता, तो कोई राजेश खन्ना या मोहम्मद रफी के गाने सुनकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता। महिलाएं अपने हुनर से समय काटती, कभी कढ़ाई बुनाई करती तो कभी बातें करती। लेकिन आरती, वह बस चुपचाप अपने पौधों के साथ लगी रहती थी, उन्हें जीने की ऊर्जा देती थी। आरती और उसके पति ने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन खपा दिया था। बेटे को विदेश भेजने का सपना हर माता पिता का होता है, और आरती ने भी अपने पति के साथ यही सपना देखा था, और वह सपना पूरा भी हुआ। उनका बेटा विदेश चला गया, लेकिन बेटी के विदेश जाने की इसी दौड़ में आरती और उसके पति कभी अपना घर बना नहीं सके। पति के गुजर जाने के बाद सरकारी मकान भी छोड़ना पड़ा। उनके जीवन की जड़ें जो कभी मजबूत थी, अब तिनके तिनके में बिखर गई। कुछ दिनों की छुट्टी पर बेटा आया और आरती को वृद्धाश्रम में छोड़ गया, यह कहकर कि कुछ समय बाद वह आकर उन्हें वापस ले जाएगा। आरती भी इस विश्वास के सहारे जी रही थी कि उसका बेटा उसे जल्द ही यहां से ले जाएगा। वह रोजाना फोन करके बेटे से बात करती, पर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि बेटा जो कह रहा था वह कभी नहीं होने वाला। अब वृद्धाश्रम ही उसकी जिंदगी का ठिकाना बन गया था। आरती ने अपने मन को इस सच्चाई के साथ ढाल लिया था। हर दिन की तरह उस दिन भी आरती अपने पौधों को पानी दे रही थी। फूलों को खिलते और महकते देख उसकी आंखों में भी चमक आ जाती थी। वह अपनी इसी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल के अंदर एक गहरा खालीपन होते हुए भी। आरती यह सुनकर अचानक ठिठक गई, क्योंकि वृद्धाश्रम के लोग उसे हमेशा अम्मा कहकर ही पुकारते थे। फिर भी उसने इसे अपना भ्रम समझते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और पौधों को पानी देने लगी। तभी फिर से वही आवाज आई जिसने उसके नाम से पुकारा। उसने पलट कर देखा तो सामने 60-62 साल का एक व्यक्ति खड़ा था, जो उसकी ओर देख रहा था। आरती उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगी, और जैसे ही पहचान में आई उसने चौंकते हुए कहा, प्रतीक, तुम प्रतीक हो, है ना? प्रतीक जोर से हंसते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे इस उम्र में भी एक बार में पहचान लोगी। उसकी बात सुनकर आरती भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बोलती कब थी जो पहचान नहीं पाती? थोड़ी मायूसी के साथ उसने कहा, तुम अचानक यहां कैसे? प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, अरे यह तो जीवन का नियम है, जो हम सोचते हैं वह कभी नहीं होता। दोनों बगीचे में एक बेंच पर जाकर बैठ गए। प्रतीक ने आरती से कहा, मैं यहां 2 दिन से आ रहा हूं, लेकिन तुम्हें यहां देख विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा था कि तुम अपने बेटे के साथ विदेश में हो। फिर स्टाफ से पूछने पर पता चला कि तुम यहां रहती हो, तो दिल को तसल्ली देने चला आया कि देख लो, तुम वही आरती हो या कोई और। आरती ने प्रतीक की बात सुनते हुए मुस्कुराया और बोली, तुम्हें किसने बताया कि मेरा बेटा विदेश में है? प्रतीक ने उसकी तरफ नजरें उठाते हुए कहा, चाहने वाले अपनी चाहत की खबर रखते हैं। आरती यह सुनकर हल्का हंस पड़ी और बोली, तुम कभी सुधर नहीं सकते, हमेशा हंसी मजाक ही करते रहोगे। बात बदलते हुए आरती ने पूछा, तुम जबलपुर में क्या कर रहे हो और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पत्नी को गुजरे 9 साल हो गए। 2 बेटे हैं जो अलग अलग शहरों में अपनी गृहस्थी बसा चुके हैं। मैं कभी बड़े बेटे के पास रहता हूं तो कभी छोटे के पास। सेहत और उम्र के साथ जीवन कट रहा है। ये सुनकर आरती ने भी राहत की सांस ली और कहा, मेरा गुजारा भी पेंशन से ही होता है। फिर प्रतीक यादों में खोते हुए बोला, याद है आरती, हम बचपन में खिलौनों से कितना खेलते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम खुद जिंदगी के खिलौने बन जाएंगे। दोनों पुरानी यादों में खो गए, अपना बीता हुआ समय याद करने लगे। आरती और प्रतीक का घर एक ही मोहल्ले में था। स्कूल के दिनों से ही दोनों के बीच एक नासमझी भरा प्यार पनपने लगा था, लेकिन यह बात किसी को भी भनक नहीं लगी। प्रतीक जो चंचल और बेपरवाह स्वभाव का था, वही आरती शर्मीली और संवेदनशील थी। प्रतीक की बहन शोभा आरती की सहेली थी
और इसी बहाने प्रतीक को आरती से मिलने का मौका मिल जाता। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि शोभा का गणित भी प्रतीक ही देखा करता था और आरती भी कई बार मदद मांग चुकी थी। धीरे धीरे उनके दिलों में प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका था। प्रतीक अक्सर आरती को देखकर इशारे करता और वह शर्मा जाती, लेकिन समय के साथ आरती के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। एक दिन आरती ने प्रतीक से कहा, घर में शादी की बात जोरों से चल रही है, लगता है इस साल मेरी शादी कर देंगे। प्रतीक ने कहा, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया है। आरती ने दृढ़ता से कहा, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। प्रतीक ने समझाते हुए कहा, आरती, एक बार नौकरी मिल जाए तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर बात करूंगा, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसा नहीं चलती जैसा हम चाहते हैं। प्रतीक ने कई बार आरती से कहा कि घर वालों से अपने प्रेम की बात कर ले, लेकिन आरती ने ठान रखा था कि वह तब तक कुछ नहीं कहेगी जब तक प्रतीक को नौकरी न मिल जाए। मगर प्रतीक की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और नौकरी की तलाश लंबी खिंच गई। आरती का जीवन उस मोड़ पर आ गया था जहां किस्मत ने उसे एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके विवाह का दिन था और घर सज धज कर बारात का स्वागत करने के लिए तैयार था। प्रतीक, जो अब तक नौकरी की तलाश में था, उसी दिन उसका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया। लेकिन यह इत्तेफाक बहुत भारी था। बारात घर के दरवाजे पर आ चुकी थी और आरती अपनी दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी जब शोभा उसके पास आई और अपने भाई प्रतीक की लिखी चिट्ठी उसे थमा दी। आरती ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी, जिसमें प्रतीक ने लिखा था, आज मेरी नौकरी लग गई है और अब भी देर नहीं हुई है। पिछवाड़े के दरवाजे के पास मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आ जाओ आरती, हम भागकर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर आज हिम्मत नहीं दिखाई तो हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। तुम्हारा प्रतीक। आरती के आंसू बहने लगे। उसे इस दुविधा ने जकड़ लिया था। शोभा ने भी कहा, आरती, भैया का साथ दो, अभी भी वक्त है। लेकिन आरती ने मायूस होकर जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है शोभा, अब कुछ नहीं हो सकता। शोभा उसे समझाने लगी, अब भी सब कुछ संभव है, लौट चलो भैया के पास। लेकिन आरती ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं शोभा, अब बहुत देर हो गई है। उसी समय आरती की मां कमरे में आकर बोली, चलो आरती, माला डालने का वक्त हो गया है। और मां के जाने के बाद आरती ने चिट्ठी को फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। शोभा ने चौंकते हुए कहा, आरती, ये तुमने क्या किया? लेकिन आरती ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब यह मेरे बस में नहीं है। शोभा उसे नीचे लेकर चली गई जहां बारात का स्वागत हो रहा था। आरती ने अपने मन पर भारी बोझ डालकर वह निर्णय लिया जो उसे सही लगा। वह जानती थी कि प्रतीक का साथ देने का मतलब सिर्फ उसकी और प्रतीक की जिंदगी नहीं, बल्कि कई और जिंदगियां उससे प्रभावित होंगी। वह जानती थी कि सबसे बेहतर निर्णय यही था कि वह जो हो रहा था उसे स्वीकार करे और आगे बढ़े। इधर प्रतीक के हाथ में वह चिट्ठी थी जो अब सिर्फ बेमानी कागज का टुकड़ा बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे। आरती की शादी की शहनाइयां उसके कानों में तीखी चुभन पैदा कर रही थी और वह अपने कानों को दोनों हाथों से बंद किए बैठा रहा। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया पल भर में कैसे बदल गई। वह बार बार उस कागज को देखता जिसे कुछ दिनों पहले तक उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। आरती के विवाह के बाद भी प्रतीक के मन में बेचैनी थी। जब आरती वापस आई तो उसने प्रतीक के अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर रोते हुए पूछा, तुमने नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन की? प्रतीक ने उदास होकर कहा, अब इसकी क्या जरूरत है? आरती ने उसे समझाया, पागल मत बनो प्रतीक, ये नौकरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रतीक का दिल टूट चुका था। उसने जवाब दिया, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत थी। आरती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब जो नहीं हो सका उसे भूलकर आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो जैसा मैं कर रही हूं। प्रतीक ने मायूस होकर पूछा, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए अब भी नहीं रोता? आरती ने कठोर स्वर में कहा, मैंने दिल के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरे लिए अब जो है वही मेरा वर्तमान और भविष्य है। प्रतीक ने निराश होकर कहा, तुम कितनी आसानी से मुझे भूल गई हो।
आरती ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, अगर ऐसा नहीं करती तो हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहता। कम से कम अब कई लोग तो खुश है। प्रतीक ने रोते हुए कहा, मैं हर लम्हा तुम्हें याद करता हूं, तड़पता हूं। आरती ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद करना छोड़ दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। प्रतीक ने एक आखिरी बार उससे पूछा, क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी मैं हूं? आरती ने नर्म लहजे में कहा, तुम कुछ दिनों के मेहमान हो प्रतीक। जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आगे बढ़ जाऊंगी, उस दिन तुम भी मेरे दिल से निकल जाओगे। इसलिए मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आरती ने अपने जीवन में पूरी निष्ठा से आगे बढ़ने का फैसला किया और धीरे धीरे प्रतीक की मोहब्बत उसके दिल से बाहर निकलने लगी। दूसरी ओर प्रतीक ने भी अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को पटरी पर ला दिया। दोनों की दुनिया अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। आरती की आंखों में उस स्थान पर रहने की शर्मीली छाया थी और अचानक वहां प्रतीक का आगमन उनके लिए एक अत्यधिक कष्टकारी अनुभव बन गया था। वहीं प्रतीक भी इसी अजीब स्थिति का सामना कर रहा था। आरती, जो कभी उसके दिल में स्थायी निवास करती थी, अब उसे अपने बदलते हालात में दिखाई दे रही थी। प्रतीक को ऐसा कुछ सोचने की कल्पना भी नहीं थी। फिर आरती ने थोड़े भय के साथ कहा, प्रतीक, ये सब कैसे हो रहा है? प्रतीक ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं यहाँ स्थायी निवास के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक मित्र के साथ आया हूँ जो यहाँ रहने का विचार कर रहा है। आरती ने पूछा, क्यों? प्रतीक ने उत्तर दिया, अब उसे भी लगता है कि उसका ठिकाना बदल लेना ही उचित रहेगा। खुद को किसी संकट में डालने से पहले खुद ही बाहर निकलना उसे सही लग रहा है। दोनों के दिलों में एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। वे एक दूसरे को निराशाजनक दृष्टि से देख रहे थे। आरती की नजर बार बार झुक रही थी, जबकि प्रतीक उसे गहरी निगाहों से निहार रहा था। दोनों घंटों तक बातचीत करते रहे, क्योंकि उनकी मुलाकात बहुत समय बाद हुई थी। बातचीत के बीच कुछ पल की चुप्पी भी थी। इतने वर्षों के बाद उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों ही खुशी का इजहार नहीं कर पाए थे। इसी दौरान प्रतीक के साथ आए मित्र मिस्टर कुलकर्णी ने प्रतीक को पुकारा। प्रतीक ने उसकी आवाज सुनते ही उठते हुए कहा, आरती, मैं कल फिर आऊंगा और हम दोनों बाहर चलेंगे। प्रतीक बार बार पीछे मुड़कर आरती को देख रहा था, आशा में कि शायद वह उसे रोकने के लिए आवाज दे, लेकिन आरती खामोशी से उसे जाते हुए देख रही थी। जैसे पहले भी वह चुप थी और आज भी चुप रही। उनकी मुलाकात के इतने वर्षों बाद प्रतीक का रूप बदल चुका था। बालों में सफेदी आ चुकी थी और शरीर का आकार भी बदल गया था। आरती ने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, मैं कितनी अजीब हो। प्रतीक को अदरक कह रही हो, जबकि खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बालों में भी सफेदी आ गई है और चेहरे पर कितनी रेखाएं उभर आई है। रात को प्रतीक के ख्यालों में खोई हुई आरती के पास केयर टेकर आए और कहा, अम्मा, आपका फोन आया है। आरती ने पूछा, किसका? केयरटेकर ने बताया, यह नहीं बताया, सिर्फ कहा कि आपसे बात करनी है। आरती ने लैंडलाइन फोन उठाया और दूसरी ओर से प्रतीक की आवाज सुनाई दी। प्रतीक ने कहा, आरती, ये प्रतीक बोल रहा हूं। आरती ने पूछा, इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया? प्रतीक ने उत्तर दिया, तुमसे मिलकर पुरानी बातें ताजा हो गई हैं। आरती ने भी कहा, मैं भी उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। प्रतीक ने कहा, इतना लंबा अरसा बीत गया है। आरती ने कहा, रात हो गई है, सो जाओ, कल मिलते हैं। प्रतीक ने पूछा, क्या हम रात भर बात नहीं कर सकते? आरती ने उत्तर दिया, प्रतीक, खुद को संभालो, तुम अब 60 के पार हो चुके हो, यह शोभा नहीं देता। प्रतीक ने कहा, आरती, किसी बंधन में मत रहो, खुलकर जियो। क्या हमें खुलकर बात करना शोभा नहीं देता? क्या हम इस उम्र में खुलकर बात नहीं कर सकते? आरती ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रतीक ने पूछा, तो फिर खुलकर बात क्यों नहीं करती? आरती ने उत्तर दिया, कल मिलते हैं। तुम कौन सी बात लेकर बैठे हो? ये कहकर आरती ने फोन काट दिया। प्रतीक मन ही मन सोचने लगा कि आरती अब भी दूसरों की परवाह करती है और खुद को खुलकर नहीं जी पाती। प्रतीक ने अपने आप को पुरानी यादों में खोया हुआ पाया। उसने महसूस किया कि आरती अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करती और बंधन में बंधे लोगों के साथ जीवन बिताने की बजाय
अपने परिवार की इच्छाओं को प्राथमिकता देती है। प्रतीक ने सोचा कि अगर आरती थोड़ी हिम्मत दिखाती तो उनका प्यार सफल हो सकता था, लेकिन उसने परिवार के निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपने पिताजी के चयन को मान लिया। 7 जन्मों के बंधन का सपना इस जन्म में ही पूरा नहीं हो पाया। सुबह आरती अपने पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, लेकिन उसकी नजर बाहर गेट की तरफ थी। प्रतीक के आगमन की प्रतीक्षा में। प्रतीक आ चुका था और उसकी ओर बढ़ रहा था। प्रतीक मुस्कुराते हुए आरती को देख रहा था, जबकि आरती छांव की ओर बढ़ गई। प्रतीक ने पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, तुम भी बैठो आरती। आरती ने कहा, तुम बैठो प्रतीक, मैं पानी लेकर आती हूँ। आरती ने भीतर जाकर एक पानी की बोतल ली और उसे देते हुए प्रतीक के पास बैठ गई। आज धूप बहुत तेज थी, लेकिन इस छायादार पेड़ के नीचे दोनों को राहत मिल रही थी। प्रतीक चुप था, जिसे देखकर आरती ने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? प्रतीक ने कहा, तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है। आरती ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, कल के फोन कटने से नाराज हो? प्रतीक ने कहा, मैं चुप इसलिए बैठा हूं क्योंकि तुम्हें देखकर यह पूछना भूल गया कि तुम कैसी हो। आरती की आंखें अचानक भर आई और यह देखकर प्रतीक ने पूछ लिया, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आरती ने उत्तर दिया, क्योंकि अब कोई भी यह नहीं पूछता कि मैं कैसी हूं। आज तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनकर बस आंखें खुद ब खुद भर आई। प्रतीक ने कहा, मुझे कभी भी अंदाजा नहीं था कि हम इस तरह की स्थिति में मिलेंगे, जहां अपनों के होते हुए भी हम भीड़ में अकेले महसूस करेंगे। प्रतीक ने कहा, आरती, वह पूर्णिमा बहुत अच्छी थी। वह मेरे और मेरे परिवार की देखभाल करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी। वह छवि जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, वह अब पूर्णिमा ने अपने दिल में अपने लिए बना ली थी। आरती ने जवाब दिया, खुशकिस्मत हो तुम प्रतीक। पूर्णिमा भी तुम्हारी तरह गणित में कमजोर थी, लेकिन घर के खर्चे बड़ी खूबसूरती से संभालती थी। आरती ने कहा, जिम्मेदारी ने हमें हर पैसे का हिसाब सिखाया है। गृहिणियों को यह कला बचपन से ही सिखाई जाती है। प्रतीक ने सहमति जताई, तुम्हारी बात सही है। पूर्णिमा वास्तव में एक उत्कृष्ट पत्नी और मां थी, लेकिन बहुत जल्दी हमें छोड़कर चली गई। शादीशुदा जिंदगी में जब तक वह थी, किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। अब तो सब बदल गया है। आरती ने पूछ लिया, प्रतीक, तुम कैसे बढ़ गए? प्रतीक ने कहा, जब तक पूर्णिमा जिंदा थी, बच्चों का आना जाना लगा रहता था। अब मुझे जाना होगा। मैं 2 महीने के लिए यहां आया हूं, कल फिर आऊंगा। यह कहकर प्रतीक वहां से चला गया। आरती को समझ में नहीं आया कि प्रतीक ने कल भी इसी समय डिपार्चर किया था और आज भी इसी समय, लेकिन बार बार पूछना भी ठीक नहीं लगता। प्रतीक घर में आया और उनकी छोटी बहू सपना ने दरवाजा खोला। सपना ने चिढ़ते हुए कहा, अब यही काम रह गया था कि मैं आपका इंतजार करती रहूं। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। सपना ने चिल्लाते हुए कहा, खाना गर्म करके खा लीजिए, मुझे सिर में दर्द है। प्रतीक ने बिस्तर पर जाकर पूर्णिमा की तस्वीर की ओर देखा और खुद से कहा, पूर्णिमा, मैं अकेले खाना खाते खाते तंग आ गया हूं, लेकिन तुम क्या जवाब दे सकती हो? जो जगह तुम गई हो वह तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाथ मुंह धोकर प्रतीक ने किचन में जाकर खाना गर्म किया, जो कि कल का बचा हुआ था। सपना का रोज का ड्रामा जारी था, हर बात में तर्क देती रहती थी। प्रतीक ने सोचा, सपना का ड्रामा अब भी वही है। उसने सोचा कि खाना खाकर 1 बजे के बाद उसे यह नसीब भी नहीं मिलेगा। प्रतीक जानता था कि सपना सरोज की तरह नहीं है। सरोज और प्रतीक के बीच अच्छी समझ है। सरोज बहू कम, बेटी का फर्ज ज्यादा निभाती है। प्रतीक अपने छोटे बेटे करण के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन बड़े बेटे आदित्य ने हमेशा कहा, पिताजी, आप यहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदित्य का दृष्टिकोण अलग था। छोटी बहू सपना अपने सहेली से फोन पर बात कर रही थी, किडनी पार्टी का आयोजन किसी दूसरे घर में कर लो, दिन तो बीत ही गए हैं। प्रतीक ने महसूस किया कि सपना उसके साथ क्या करना चाहती है। हर दिन एक नया ड्रामा चलता है, जिससे प्रतीक खुद को कहे कि वह छोटे बेटे के पास नहीं रहेगा। बड़े बहू सरोज ने भी यही कहा था, मैं चाहती हूं कि आप यहीं रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आदित्य मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है
कि दोनों भाइयों की जिम्मेदारी अकेले क्यों निभाए। प्रतीक ने सोचा, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों से कैसे शिकायत कर सकते हैं। बच्चों की ओर से मिले दुख ने उसकी आत्मा को छेड़ दिया। अपने जीवन के 35 वर्षों में पूर्णिमा ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन लिवर की बीमारी ने उसे बहुत दूर कर दिया। इतनी गर्मी थी कि सीलिंग फैन भी राहत नहीं दे पा रहा था। प्रतीक ने सोचा, मैंने कितनी बार कहा है कि करण एक मिस्त्री को भेज दे, लेकिन उसे फुर्सत ही नहीं है। पूर्णिमा ने हर पैसे को अपनी तरह से बचाया था ताकि बच्चों को किसी कमी का एहसास न हो। प्रतीक की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बच्चों के व्यवहार ने उसे जीते जी मार डाला। पूर्णिमा ने सभी पर ध्यान देते देते अपने आप को लगभग भूल ही लिया था। जीवन भर का साथी भी था, मगर उसने प्रतीक की सेवानिवृत्ति तक नहीं देखी। बेटे और बहुओं की ख्वाहिशें भी अधूरी रह गईं। केवल सरोज को ही उसने देखा, जो उसकी पसंद के विपरीत थी। आदित्य की पहली पसंद थी क्योंकि सरोज कॉलेज में उसकी साथी थी। प्रतीक ने एक दिन कहा भी था कि पूर्णिमा, तुम्हारी खोजने से पहले आदित्य ने तुम्हारे लिए बहू तय कर दी थी। इस पर पूर्णिमा खुश होकर बोली, आप भी? कौन आजकल माँ अपने बेटे के लिए बहू की पसंद करती है और इंतजार करती है? उसकी इस सोच ने सच्चाई साबित की, क्योंकि सरोज वास्तव में समझदार बहू साबित हुई। हालांकि छोटी बहू सपना की वजह से प्रतीक गहरी सांस लेने लगा और फिर से आरती से बात करने के लिए लैंडलाइन नंबर डायल करने लगा। कुछ समय बाद आरती आई। फोन पर उसने कहा, हेलो प्रतीक। प्रतीक ने जवाब दिया, आरती, अकेलापन मुझे खा रहा है, सोचा तुमसे बात कर लो। आरती ने पूछा, अकेलापन किस तरह का है? प्रतीक ने कहा, बस यही कि हम साथ रहे, इससे अकेलापन कम होगा। आरती ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? यह उम्र का दौर है, जितना भागोगे उतना ही यह तुम्हें घेरे रहेगा। इससे अच्छा है तुम वक्त बिताने का कोई तरीका खोज लो। आरती ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा मन हमेशा ओढ़ने को क्यों करता है? तुम कितनी अच्छी लेखिका थी, अब वह भी छोड़ दिया। प्रतीक ने जवाब दिया, जब जीना चाहती थी सब छीन लिया गया। अब बुढ़ापे में जीने का कोई मन नहीं है। मैं हर दिन मौत का इंतजार करती हूँ। ये कहकर आरती ने फोन काट दिया और कमरे में आकर सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी। उसे समझ में आया कि उसने सबकी खुशी के लिए प्रतीक से विदा लिया था, लेकिन अब उसकी खुद की खुशी पर ध्यान नहीं था। आरती ने विशाल को अपना सब कुछ मान लिया। वह सुंदर थी, लेकिन उसका घमंड उसे छू भी नहीं सकता था। विशाल सरकारी कर्मचारी था और अक्सर आरती पर रोब झाड़ता रहता था। उस मासूम को नहीं पता था कि हर पल उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिससे उसने प्रतीक का साथ छोड़ दिया, वह साथ कभी बना ही नहीं था, क्योंकि साथ रहते हुए भी वह साथ नहीं बन पाया। दुल्हन के रूप में आरती ने विशाल का इंतजार किया। विशाल ने घूंघट के पीछे से आकर कहा, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी प्राथमिकता मेरी फैमिली है, इससे अधिक कोई महत्व नहीं रखता। आरती ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। विशाल ने कहा, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। विशाल के चेहरा देखकर आरती समझ गई कि यह बात विशाल को ठीक नहीं लगी। विशाल ने कहा, तुम्हें भी यही सब करना होगा। मेरी प्राथमिकता मेरी फैमिली है। तुम्हारी खूबसूरती या मेरे माता पिता की पसंद कुछ मायने नहीं रखती। आरती चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। अगले दिन से आरती की गृहस्थी शुरू हो गई। उसने विशाल के लिए हर चीज को एक मंदिर की तरह सजाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत कभी सफल नहीं हुई। विशाल के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, लेकिन जब रात को विशाल गहराते तो आरती उसके चेहरे की कमी समझ जाती। हर सुबह उसने और अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन आज भी उसे उस दिन की याद है। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और विशाल के घर लौटने से पहले ही उसने खाना खा लिया था, दवा ले ली थी और सो गई थी। विशाल ने तब खाना नहीं खाया। आरती को यह समझाते हुए कहा कि दवा के प्रभाव से उसकी नींद आई थी। उसने स्पष्ट किया कि यह सोने की आदत नहीं थी, बल्कि दवा की वजह से आंख लग गई थी। विशाल ने आरती को सलाह दी कि वह आराम करे, क्योंकि हर 2 दिन में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर का काम तो नहीं होता, बस दिन रात डायरी में लिखती रहती हो। आरती ने कहा कि कभी कभी समय मिलते ही थोड़ा लिख लेती है। विशाल ने व्यंग्य से पूछा कि उसके परिवार में कोई शायर शायरी का काम करता है क्या।
अगर नहीं तो आरती को क्यों लिखना है? आरती ने जवाब दिया कि लेखन में क्या बुराई है। विशाल ने कहा कि यह शौक घर से बाहर ही अच्छे लगते हैं, और फिर दरवाजे को जोर से धक्का देकर बाहर निकल गया। आरती के दिल का एक हिस्सा आज भी खाली सा लग रहा था। हर दिन उसका दिल धीरे धीरे जलता रहता था और आरती आत्मसंवेदनशील हो गई थी। उसके घूंघट की आड़ में छुपे हुए गम अब भी उसे महसूस होते थे। अगले दिन प्रतीक ने घर की सब्जी सप्लाई देते हुए सपना से कहा, सपना बहू, ये पैसे बचे हैं। सपना ने जवाब दिया कि पैसे कम है। प्रतीक ने कहा कि सब्जी मंडी में सब महंगा था, इसलिए मैंने दोगुना दाम चुकाया। सपना कुछ कहने से पहले ही प्रतीक ने अपने कमरे में जाकर अलमारी से एटीएम कार्ड निकाला और बाहर निकल गया। कुछ समय बाद प्रतीक आरती के आश्रम में आया। आरती उसे देखकर खुशी से भर गई। प्रतीक ने कहा, चलो आरती। आरती ने पूछा, कहाँ? प्रतीक ने उत्तर दिया, मैंने बात कर ली है, तुम्हें बाहर ले जाने की अनुमति मिल गई है। आरती ने पूछा, कहाँ जाएंगे? प्रतीक ने कहा, कहीं भी। आरती ने कहा, ठीक है, पहले कुछ देर बैठो। प्रतीक ने पेड़ों की छांव में बैठकर प्रतीक्षा की। बाद में आरती ने टिफिन लाकर उसे दिया। प्रतीक ने अनुमान लगाया कि टिफिन में क्या हो सकता है, और जब देखा तो उसने दही बड़े को पहचान लिया। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी तुम्हें याद है कैसे तुम इसे बड़े चाव से खाते थे? प्रतीक ने कहा, कैसे भूल सकता हूं? तुम जानती थी कि मुझे यह कितना पसंद है और अक्सर बनाकर लाती थी। प्रतीक ने दही बड़े खाए और कहा, बरसों बाद किसी ने इतने प्यार से बैठाकर खिलाया है। आरती ने पूछा, क्या हुआ? प्रतीक ने कहा, पूर्णिमा के जाने के बाद किसी ने इतनी ममता से नहीं खिलाया। आरती ने कहा, अच्छा बाबा, अब खाकर बताओ कैसे बने हैं। प्रतीक ने एक चम्मच से काटकर खाया और कहा, स्वाद वही है जो पहले हुआ करता था। फिर उसने एक चम्मच आरती की ओर बढ़ाया और कहा, तुम भी खाओ, क्योंकि तुमने अब तक भी नहीं खाया होगा। आरती ने जवाब दिया, तुम्हें ना देकर कैसे खा सकती हो? प्रतीक ने कहा, लो अब खाओ। आरती ने कहा, मैं बाद में खा लूंगी। प्रतीक ने कहा, पहले तो तुम मना नहीं करती थी। आरती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, विशाल ने कभी अपने हाथों से एक निवाला भी नहीं खिलाया। आरती को चुप देखकर प्रतीक ने कहा, लो आरती, मेरे हाथों से दही बड़े खाओ। आरती अपने चारों ओर देख रही थी, शायद यह सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे। प्रतीक ने कहा, अब भी वही हाल है, सब वैसा ही है और हम दोनों भी वैसे ही हैं। आरती ने जवाब दिया, तुम समझते क्यों नहीं हो? प्रतीक ने उत्तर दिया, मैं समझना चाहता हूं। तुम बताओ, तुम खाओगी या नहीं, वरना मैं भी चुप रहूंगा। आरती ने कहा, अब जिद मत करो, कम से कम तुम अपनी जिद तो कम नहीं कर सकते, तुम पहले जैसे ही गुस्सा दिखाते हो। प्रतीक ने कहा, अब यह सब खत्म हो जाएगा। फिर उसने अपने हाथों से दही बड़े आरती को खिलाए। यह देखकर आरती की आंखें भर आई। प्रतीक ने उसकी आंखों में आंसू देखे और समझ गया कि पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई हैं। आरती ने कहा, यह सब पुराने दिनों की बातें हैं? प्रतीक ने पूछा, क्या तुम अपने पति के पास खुश नहीं थी? आरती ने उत्तर दिया, हाँ, बहुत खुश थी। प्रतीक ने कहा, फिर तुम्हारी आंखें झूठी गवाही क्यों दे रही हैं? आरती ने कहा, कभी कभी आंखें भी धोखा देती हैं। प्रतीक ने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। आरती ने जवाब दिया, मैं बहुत खुश थी प्रतीक। प्रतीक ने कहा, इतनी खुश थी कि तुम्हारी आंखें भी अब वो खुशी दिखा नहीं पा रही हैं। आरती ने कहा, ऐसा नहीं है। प्रतीक, जो था वही मेरी दुनिया थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। फिर प्रतीक ने कहा, खैर छोड़ो इन बातों को, और दही बड़े खाते हुए उसने आरती को भी खिलाया। दही बड़े खाने के बाद प्रतीक ने अपने बैग से एक पैकेट निकाला और आरती की ओर बढ़ाया। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है। आरती ने पूछा, पैकेट में क्या है? प्रतीक ने जवाब दिया, इसमें तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन है। आरती ने पूछा, क्यों? प्रतीक ने कहा, ताकि हम बात कर सकें। घर से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं घर में बैठकर तुम्हारे साथ बातचीत कर सकता हूं, और इसमें तुम्हारा नंबर भी है। प्रतीक ने अपने फोन से कॉल करके आरती को अपना नंबर दिया और कहा, जब चाहो कॉल कर सकती हो। आरती ने मोबाइल हाथ में लिया और प्रतीक ने कहा,
अब तुम्हें या मुझे कॉल करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर प्रतीक ने कहा, चलो अब कहीं चलते हैं। आरती ने पूछा, कहाँ? प्रतीक ने कहा, रास्ते पर बताऊंगा। आदित्य ने प्रतीक की बात मानते हुए उठकर चलने लगी। प्रतीक ने इशारा किया कि मोबाइल को रखो और आरती भीतर जाकर एक बैग लाती है, जिसमें मोबाइल रखकर प्रतीक के साथ निकल पड़ती है। प्रतीक ने ऑटो रिक्शा बुलाया और दोनों निकल पड़े। वे बच्चों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए घूमने लगे। रास्ते में एक दूसरे का हाथ पकड़े, ठोकर से बचाते हुए और मुस्कुराते हुए, जैसे कई वर्षों बाद एक दूसरे को देख रहे हो। वे एक पार्क में पहुंचे, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। आरती को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, इसलिए प्रतीक ने आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खरीदी। जब उसने आइसक्रीम आरती को दी तो वह चारों ओर देखती हुई उसे मना करने लगी। प्रतीक ने पूछा, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? आरती ने जवाब दिया, पहले पसंद थी, अब नहीं। प्रतीक ने कहा, जानना चाहता हूं कि अब तुम्हें क्यों पसंद नहीं? आरती ने कहा, प्रतीक, क्या तुम इस उम्र में भी जिद कर रहे हो? प्रतीक ने कहा, अब उम्र की बंदिशें हम दोनों के बीच की दीवारों को पार नहीं करने दूंगा। आरती, जो तुम्हें पसंद है वही करो, बाकी सब बातें बीती, अब बस वही करो जो तुम्हारे दिल को भाए। ये कहकर प्रतीक ने आइसक्रीम खरीदी। आरती भले ही आसपास के लोगों को देख शर्माती रही, लेकिन प्रतीक की हिम्मत ने उसे भी साहस प्रदान किया। प्रतीक आइसक्रीम खाते हुए चश्मे के पीछे से आरती को देखता, जैसे वह अब भी जवानी की यादों में खोई हो। उसका मुस्कान भी आरती को पुरानी यादों की छांव में ले जाता था। पार्क में कई बच्चे खेल रहे थे। प्रतीक ने भी एक युवा की तरह खेलने का मन बना लिया और खेलते हुए चश्मे को नाक पर चढ़ाकर आड़ी तिरछी नजरों से आरती को निहारता रहा। आरती उसकी इन निगाहों को देखकर शर्म से लाल हो गई। खेल के बाद प्रतीक ने आकर आरती के पास बैठते हुए कहा, तुम शायद अपनी उम्र भूल रही हो। आरती ने जवाब दिया, तुम भी अपनी उम्र भूलने लगे हो। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, क्या करूं, आज फिर दिल से जवान होना चाहता हो। उस समय प्रतीक का चश्मा और आस्तीन का झलका ऐसा था जैसे वह 60 साल का न होकर आज भी युवा हो। एक बच्चा आया और बोला, दादाजी, ये गजरा ले लो, दादी जी को अच्छा लगेगा। आरती और प्रतीक ने एक दूसरे को देखा। प्रतीक मुस्कुराते हुए गजरा खरीदने लगा और आरती ने मना नहीं किया। बच्चा जाने के बाद प्रतीक ने कहा, लो दादी जी, ये गजरा तुम्हारे लिए है। आरती ने हंसते हुए कहा, सभी हमें देख रहे हैं। प्रतीक ने कहा, अब जब तुम दादी जी बन ही गई हो तो मैं ही तुम्हें यह गजरा लगा देता हूं। यह कहकर प्रतीक ने अपने चुलबुले अंदाज में आरती को गजरा पहनाया। आरती को यह अच्छा लगने लगा और उसकी आंखों में शर्म और खुशी के मिश्रण से आंसू आ गए। प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ आरती, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आरती ने कहा, खुशी के आंसू हैं। प्रतीक ने कहा, झूठ क्यों बोलती हो? आरती ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी आंखों में कुछ खोज रहे थे। प्रतीक ने कहा, हमारा प्यार सच्चा था, शायद इसलिए हम फिर से मिले हैं। अब हम एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। आरती ने पूछा, बच्चे क्या कहेंगे? प्रतीक ने कहा, कौन बच्चे? तुम्हारा इकलौता बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, जबकि मेरे 2 बेटे मुझे महीने में एक बार ही मिलते हैं। तुम उनकी फिक्र कर रही हो? आरती ने बात बदलते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ बातें करोगे या कुछ खिलाओगे भी? प्रतीक हंसते हुए उठ खड़ा हुआ और कहा, चलो खाना खाते हैं। दोनों ने धीरे धीरे रेस्टोरेंट की ओर कदम बढ़ाए और खाना ऑर्डर किया। दोपहर के 3 बज चुके थे। प्रतीक वृद्धाश्रम से वापस आया था और सपना को घर में आते देखकर वह अपने कमरे में चला गया। सपना को प्रतीक की इस हरकत से गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने न तो भोजन के बारे में पूछा और न ही देर से आने का कारण बताया। अगले दिन प्रतीक ने ठीक समय पर आरती को बाहर चलने के लिए कहा। आज आरती ने तुरंत तैयार होकर प्रतीक की बात मान ली। दोनों खामोशी से एक सुंदर जगह पर गए और वहां बैठ गए। कुछ देर बाद प्रतीक ने ढेर सारी सेल्फी ली और आरती की फोटो खींची, जिसे देखकर आरती को शर्म आ गई। आरती ने चौंकते हुए कहा, प्रतीक, क्या तुम पागल हो गए हो? प्रतीक ने कहा, तुम्हारा नाम इस माहौल में कितना मनोहर लग रहा है, क्या तुम देख नहीं रही हो? फिर उसने प्रस्तावित किया, आरती,
आज मेरे लिए एक शायरी पढ़ो। आरती ने जवाब दिया, मैंने शायरी छोड़ दी है। पहले जब तुम मेरे साथ थे तब मेरे हर शब्द में तुम थे। जब तुम दूर हो गए तो शायरी किसके लिए लिखूं? हाँ, कभी कभी यादें दर्द की तरह उभरती थी, लेकिन विशाल को यह दर्द भी नहीं छू सका। प्रतीक ने सवाल किया, हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम खुश नहीं थी? आरती ने उत्तर दिया, मैं खुश थी। प्रतीक ने कहा, यह मान लेना आसान नहीं है। इस प्रकार आरती और प्रतीक घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते और फिर बाहर जाकर भोजन करते। रात को वे फोन पर पुराने और वर्तमान विषयों पर चर्चा करते। ये रोजमर्रा का नियम बन गया कि प्रतीक आरती को लेने आता और दोनों घंटों साथ रहते। फिर सही समय पर आरती को घर छोड़कर चला जाता। वृद्धाश्रम में भी इस पर कानाफूसी होने लगी थी और लोगों को ये असामान्य लगने लगा था। 1 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। इस बीच सपना ने प्रतीक की चाल चलन से अवगत हो रही थी। एक दिन प्रतीक ने अचानक आरती से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सवाल आरती के लिए अप्रत्याशित था और उसने उसे असमंजस में डाल दिया। प्रतीक की चुप्पी देख प्रतीक ने कहा, आरती कुछ कहो ना, चुप क्यों हो? आरती ने कहा, मैं क्या कहूं इस उम्र में? प्रतीक ने आरती का हाथ पकड़ते हुए कहा, आरती मैं पागल था कल भी और आज भी नहीं बदला। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं पागल बनता रहा। तुमने मेरे प्यार को छोड़कर अपने माता पिता के भरोसे को चुना। मैं चुप रहा क्योंकि तुम्हारा छोड़ना एक स्वाभाविक निर्णय था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आरती ने चिंता जताई, प्रतीक तुम्हारे बेटे और बहू क्या कहेंगे? मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? प्रतीक ने कहा, तुम किस दृष्टिकोण की बात कर रही हो? तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हें यहां भेजकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वे तुम्हें यहां पहुंचाकर अब कैसे तुम्हारी आंखों में देखेंगे। और मेरे बेटे बहू की बात है तो मैंने अपना निर्णय सुना दिया है। आरती की चुप्पी देखकर प्रतीक ने कहा, समय बर्बाद मत करो, कहीं देर ना हो जाए। फिर प्रतीक चला गया। 2 दिन बाद भी प्रतीक का कोई जवाब नहीं आया और न ही वह मिलने आया। आरती ने उसे फोन किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। नाराजगी के चलते उसने 2 दिन तक प्रतीक को फोन नहीं किया। जब नाराजगी खत्म हुई तो उसने फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हिम्मत जुटाकर आरती प्रतीक के घर की ओर रवाना हुई। दरवाजा खटखटाने पर एक सुंदर महिला ने दरवाजा खोला। आरती ने अनुमान लगाया कि यही प्रतीक के छोटे बेटे की पत्नी है। सपना ने आरती को अंदर बुलाया और कहा, पापा जी यहां नहीं है? आरती ने पूछा, तो वे कहाँ हैं? सपना ने बताया, वे अपने बड़े बेटे के पास गए हैं। आरती ने पूछा, उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? सपना ने जवाब दिया, उनका फोन टूट चुका है। आरती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फोन कैसे टूटा? सपना ने कहा, उनके बुरे व्यवहार के कारण उनके बेटे ने फोन तोड़ दिया और उन्हें यहां से भेज दिया। आरती ने कहा, क्या तुम घिनौनी हरकत की बात कर रही हो? यह सब तुम्हारे लिए भी शोभा नहीं देता। सपना ने कहा, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? तुम और प्रतीक आज के नहीं, तुम दोनों एक लंबे समय से जानते हो। आरती ने गुस्से में कहा, तुमने उस प्रतीक को मार डाला जिसे मैं जानती थी। आज वह खुश है और तुम्हें यह सब सहन नहीं हो रहा। मुझे प्रतीक का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। सपना ने कहा, आप इस तरह हम पर आरोप नहीं लगा सकते। आरती ने जवाब दिया, मैं आरोप नहीं लगा रही, जीवन का पाठ सिखा रही हो। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आरती ने उग्र स्वर में कहा, मुझे उसका नंबर दो। सपना ने बड़े बहू का नंबर प्रदान कर दिया और कहा, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। नंबर लेकर आरती घर से बाहर निकलने लगी। तभी सपना ने सलाह दी, सरोज दीदी को फोन करना अच्छा रहेगा। आरती ने पलटकर कहा, मुझे पता है। सपना ने चकित होकर पूछा, क्या आप उन्हें जानती हैं? आरती ने उत्तर दिया, मैं कभी मिली नहीं, लेकिन प्रतीक की बातों से सब कुछ समझने लगी हो। सपना ने कहा, सरोज दीदी चाहती है कि आप दोनों एक हो जाए। आरती ने पूछा, और तुम? सपना ने जवाब दिया, पहले मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मैं यही चाहती हूं कि आप एक हो जाए। आरती ने सुनकर बाहर निकलकर आश्रम की ओर रुख किया और प्रतीक की बड़ी बहू सरोज को फोन किया। फोन उठाने वाली ने कहा, सरोज? फिर उसने कहा, प्रतीक को फोन दो। सरोज खुशी से बोली,
आखिरकार आपका फोन आ ही गया। आरती ने कहा। सरोज, प्रतीक से बात करवाओ। सरोज ने कहा, देती हो, अभी देती हूँ। और फोन लेकर सरोज प्रतीक के पास गई। उसने कहा, पापा जी, आरती आंटी फोन पर है। प्रतीक ने फोन उठाया और आरती ने गुस्से में कहा, तुम जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं? क्या तुम्हें कोई जरूरी बात नहीं लगी? प्रतीक ने जवाब दिया, अगर मैं रहता या नहीं रहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी दुनिया की जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। आरती ने कहा, तुम सब कुछ समझते हो, लेकिन यह नहीं समझते कि मैं क्या चाहती हूं। उसने प्रतीक से कहा, लौट आओ, हम किसी बाहरी सहारे के मोहताज नहीं रहेंगे। हम अपने बनाए घर में साथ बिताएंगे। आरती ने भी कहा, प्रतीक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम ऐसा घर बनाएंगे जहां मेहमान आएंगे और हम खुद मेहमानों की तरह किसी और के घर में नहीं रहेंगे। उम्र भर घर समझकर मेहमान बनकर रहना मुझे स्वीकार नहीं है। प्रतीक ने कहा, आरती, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितना खुशी दी है। आरती ने कहा, मैं कल आ रही हूं, और फोन रख दिया। आज आरती ने साहस जुटाया। कल से दोनों के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। न तो प्रतीक की आंखों में नींद थी, न ही आरती की। खुशी की यह अद्भुत स्थिति कभी कभी जीवन के हर्ष को छीन लेती है। सुबह हो चुकी थी और आरती बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। दिन ढल गया, रात आई, लेकिन प्रतीक नहीं आया। रात को सरोज के फोन पर आरती ने पूछा, प्रतीक, आज क्यों नहीं आया? सरोज ने उत्तर दिया, आपके आते ही बहुत देर हो चुकी है। पापा जी हमें छोड़कर चले गए। आरती के हाथ से फोन गिर गया और टूट गया। उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। उसने जिन सपनों को सजाया था वे सब चूर चूर हो गए। आरती ने प्रतीक को छोड़ दिया था और आज सपने दूरियां बना ली थी। वह सोनिया के साथ पानी लेकर अपने पौधों के पास लौटी। एक खामोशी की बस्ती थी जिसमें कभी उसकी खुद की भी छांव थी। हकीकत की नगरी ने फिर से उसे रुला दिया। तेरे जाने के गम में हम डूब गए। गमों की बस्ती में तू ही एक सहारा था। आज तेरा ही वसारा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बार रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने तीर कमान लो और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने पिता को सिर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बागीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बागीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का तीर, वह कहां गिरा और उसे कौन लेकर आया? उसके तीसरे सबसे छोटे बेटे राजकुमार इवान 37 ने जो अपना तीर चलाया तो वह इतना ऊंचा गया कि उसको तो वह दिखाई ही नहीं पड़ा। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा। तब तही जाकर उसको वह तीर जंगल के एक तालाब में मिला। एक मेंढकी जो पानी में उगी हुई लिली के एक फूल पर बैठी हुई थी, उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार इवान ने उस मेंढकी से अपना तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार इवान कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है? राजकुमार अपने तीर को एक मेंढकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा था, पर वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने उस मेंढकी को उठाया और उसको अपने महल ले गया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई और उसको मेंढकी दिखाई तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। सो उस रविवार को 3 शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी एक कुलीन आदमी की बेटी से हुई, बीच वाले बेटे की शादी एक व्यापारी की बेटी से हुई और तीसरे सबसे छोटे बेटे इवान की शादी एक मेंढकी से हुई। कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है।
तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियां को सिलाई आती थी। पर सबसे छोटा वाला बेटा दुखी मन से अपने घर आया। उसको दुखी देखकर मेनकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई। ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? इवान बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेनकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा ही खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेनकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेनकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिलो जैसी मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो वह मेनकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक खड़े हुए कपड़े में लिपटी हुई एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसको लेकर वह तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहा था। उसके पहले बेटे ने उसके सामने अपनी लाई कमीज फैलाकर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, ये कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक भौं सिकोड़कर बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब इवान की बारी आई तो उसने भी अपनी लाई कमीज राजा के सामने फैलाई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से खड़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ, यह कमीज है राजा के पहनने के लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बुड़बुड़ाते चले जा रहे थे। हम लोग इवान की पत्नी की बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर राजकुमार इवान फिर महल से बहुत दुखी होकर चला। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेनकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलवा भेजा और यह देखने के लिए उसको इवान के घर भेजा कि देख कर आओ कि वह मेनकी खाना कैसे बनाती है। पर मेनकी ने भी यह भांप लिया कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया यह खबर देखने के लिए जल्दी से सीधी उन दोनों भाइयों के पास आई तो उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसा मेनकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से चली गई, मेनकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेनकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसी मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया। वहां उसका पिता उसके भाइयों की लाई डबल रोटियां देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियां पड़ गई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी। पर जब इवान ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, यह है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती थी। एक बार फिर इवान महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता जा रहा था कि आज तो वह गया, वह मेनकी बेचारी कैसे नाचेगी।
जब वह अपने घर आया तो उसकी मेनकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात। तुम दुखी ना हो राजकुमार इवान, तुम शाम को ऐसा करना कि तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद में आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। सो राजकुमार इवान उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और उनकी पत्नियां और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। इवान ने सब लोगों को शांत किया। घबराओ नहीं ओ भले लोगों, ये मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। राजकुमार इवान उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके बढ़िया कपड़ों और गहनों के ही देखे जा रहे थे। लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मेनकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बाईं आस्तीन में छिपा ली। वे उसको देखती रही, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेनकी राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। यह देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया। पर इस बीच राजकुमार इवान यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लगा कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मेंढकी में न बदल जाए। सुबह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहां उसने उसकी मेंढक वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली तो वह रो पड़ी और बोली, ओह राजकुमार इवान, यह तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना पड़ेगा और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको एक बीसी और 9 जमीन के भी आगे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। यह कहकर वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया और राजकुमार इवान अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। यह तो पता नहीं कि इवान ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, क्योंकि मैंने सुना नहीं बहुत समय तक चला या थोड़ी देर तक चला, क्योंकि मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सका। पर मुझे इतना पता है कि अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत जल्दी ही टूट गए, उसके कपड़े फट गए और उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया और वह पीला पड़ गया। एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वह जंगल के एक खुले हिस्से में घूम रहा था तो वहां उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। इवान बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपनी पीछे वाला हिस्सा तुम पैरों की तरफ कर लो और अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। इवान उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने इवान से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? इवान ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूं। बाबा यागा ने अपना सिरनामे हिलाया और एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार इवान, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेंढकी अक्लमंद येलेना ही तो तुम्हारी मेंढकी पत्नी थी।
वह अपने ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी। इसीलिए उसका पिता उससे इतना नाराज था कि उसने उसको उसकी 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए मेंढकी में बदल दिया था। राजकुमार इवान दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ, मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। बाबा यागा आगे बोली, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहां से उसको छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है, वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है, वह बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंचे से ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वह बूढ़ी जादूगरनी आगे बोली, लो, यह धागे का एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर यह जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चले जाना, यह तुमको रास्ता दिखाएगा। बाबा यागा को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देकर इवान ने धागे का वह गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। इवान चलता गया और एक साफ खाली जगह आ निकला। वहां उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वह भालू उससे आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि वह नर बतख भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक भींगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी आदमी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी, उसको हवा की जरूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार इवान, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार इवान ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आया जो बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा था जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। इवान अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए कि कहीं से वह कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़कर उसको जड़ से उखाड़ लिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वह भैंगा खरगोश वहां आ गया। उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भैंगे खरगोश ने उस खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर ऊपर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही सफेद नर बतख, जिसकी जिंदगी इवान ने बख्शी थी, उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में गिरा। यह देखकर तो इवान रो पड़ा। उस झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा? पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता था, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता था और बल खाता जाता था। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और उस सुई के टूटते ही वह भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गया। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आए, तो उसके सामने तो राजकुमारी येलेना खुद ही खड़ी थी। वह एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार इवान, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी? मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियां से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए। वहां वे फिर बहुत साल तक खुशी खुशी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।